greeting students, I am Ms. Kanika Sharma and today we will discuss principles and significance of professional ethics. This is the first part of the presentation. In this part, we will majorly talk about definitions and difference between law and ethics. Moreover, we will also cover Code of Pharmaceutical Ethics in relation to the pharmacist's job. So this part we will be covering in this slide. सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस के बारे में. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एथिक्स, देन फार्मास्यूटिकल एथिक्स, देन मोरालिटी एंड देन लॉ. सो एथिक्स के बारे में बात करते हैं. एथिक्स का मतलब होता है मॉरल प्रिंसिपल्स. ये पहली डेफिनेशन है एंड ये दूसरी डेफिनेशन है. दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं. रूल्स बाय विच अ प्रोफेशन रेगुलेट्स एक्शंस एंड सेट स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल इट्स मेंबर. एक ऐसा रूल, एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो कि एक प्रोफेशन सेट करता है ताकि जो उसके सारे मेंबर्स हैं वो उसे फॉलो कर सके और उसको स्टैंडर्ड सेट करें. अब यही जो रूल्स होते हैं, अगर हम इसे फार्मेसी फील्ड के अंदर, फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर करें तो हम इसको फार्मास्यूटिकल एथिक्स बात करते हैं. नेक्स्ट इज मोरालिटी. मोरालिटी के बारे में जैसे हमने यहाँ भी बात करा, मोरालिटी इज नैतिक जिम्मेदारी. सो मोरालिटी मीन्स गुड कंडक्ट और बिहेवियर एंड गुड कॉन्शियसनेस. लॉ सबको पता है लॉ क्या होता है. लॉ इज डिफाइंड एज द रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग टू ऑल पर्सन. यहाँ पे ये जो चीज है बाइंडिंग टू ऑल पर्सन, मतलब कि ये हर किसी के लिए सेम होते हैं इन अ स्टेट और अ नेशन. तो अब बात करते हैं कि लॉ और एथिक्स में डिफरेंस क्या है. ये 5 डिफरेंसेस हम बात करेंगे. हाँ जी, सबसे पहले लॉ. तो लॉ जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग टू ऑल पर्सन. रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग टू ऑल पर्सन इन अ स्टेट और अ नेशन. ठीक है, जो एक सेट ऑफ रूल्स जो हर किसी के लिए एक नेशन या एक स्टेट में कॉमन है, आप उसको लॉ कहते हैं. वेयर एज एथिक्स का क्या होता है, रूल्स बाय विच अ प्रोफेशन रेगुलेट्स एक्शन. एक प्रोफेशन रेगुलेट करता है एक्शन एंड सेट स्टैंडर्ड फॉर ऑल इट्स मेंबर्स. ये वो सेट ऑफ कंडक्ट है, ये वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि सिर्फ एक प्रोफेशन के लिए होते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे. अगर एक लॉ तोड़ा जाए, इफ अ लॉ इज ब्रोकन, अ वायलेटर मे बी सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट, फाइन और इम्प्रिजनमेंट. अगर एक लॉ तोड़ा जाए तो जिस बंदे ने वो लॉ तोड़ा है उसको पनिशमेंट भी हो सकती है, उसको फाइन भी देना पड़ सकता है या उसको जेल में भी जाना पड़ सकता है. वेयर एज अगर एक एथिक्स का रूल किसी ने तोड़ा है तो जो प्रोफेशनल बॉडी होती है, प्रोफेशनल बॉडी में सब्जेक्ट द वायलेटर टू लॉस ऑफ प्रोफेशनल प्रिविलेजेस. तो जो भी उसकी प्रोफेशनल बॉडी है, जैसे हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में हमारी प्रोफेशनल बॉडी पीसीआई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. तो जो भी आखिर में जो कोई अगर एक मेंबर ने कोई रूल ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ एथिक्स को तोड़ा तो जो भी आखिरी डिसीजन होगा वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का होगा. मूविंग ऑन, ये एक स्टैंडर्ड ऑफ लॉ है, वेयर एज ये एक स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है. देन law may prevent one from causing injury to other. Law may prevent one from causing injury to other, but it can't force him to help his neighbor in hour of need. Law जो है, जो laws होते हैं वो एक दूसरे को हानि पहुंचाने में रोक सकते हैं, बट एक लॉ किसी दूसरे को हेल्प करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता. Whereas एथिक्स में हेल्पिंग नेबर इज द फंक्शन ऑफ एथिक्स. एथिक्स में सबसे पहला काम ही होता है क्या, दूसरों की मदद करें. अब लास्ट वाला देखते हैं. सेलिंग मिसब्रांडेड और अडल्ट्रेटेड ड्रग इज प्रिवेंटेड बाय लॉ. अभी हमारे फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड है कि एक मिसब्रांडेड या एक खराब मेडिसिन बेचना एक लॉ के जो लॉ होता है उसके अगेंस्ट है. वेयर एज एथिक्स की बात करें, सेलिंग मेडिसिन एट चीपर रेट देन दैट ऑफ द फेलो फार्मासिस्ट इन हिज एरिया इज नॉट एथिकल. अगर आपके एरिया में 2 फार्मेसी हैं और आपको अपना पैसा कमाने के लिए आप दूसरी फार्मेसी से कम रेट पे दवाई बेच रहे हो तो आप उसके साथ एथिक्स का बिहेवियर नहीं कर रहे हैं. तो ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं लॉ और एथिक्स के बीच में. नाउ विल टॉक अबाउट कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स. सो जो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स है ये फॉर्मुलेट करा है, मतलब बनाया है किसने, पीसीआई ने. पीसीआई का फुल फॉर्म होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया.
नाउ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइन सेट करी है फॉर इंडियन फार्मासिस्ट. द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स हेल्प्स टू गाइड द फार्मासिस्ट एज, ये जो फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स है ये हेल्प करता है फार्मासिस्ट को, गाइड करता है. कहां कहां पे गाइड करता है? इन रिलेशन टू हिज जॉब, इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, हिज प्रोफेशन एंड द मेडिकल प्रोफेशन. अब हम इन चारों एरिया को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब. सबसे पहले हम बात करेंगे स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के बारे में. जब आप एक एरिया लेके उसको एक फार्मेसी बनाते हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वहां पे आप कॉम्प्रिहेंसिव, रीजनेबली कॉम्प्रिहेंसिव फार्मास्यूटिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करें. रीजनेबली कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए. दिस इन्वॉल्व्स द सप्लाई ऑफ कॉमनली रिक्वायर्ड मेडिसिन ऑफ दिस नेचर विदाउट अनड्यू डिले. आप सारी जो मेजर मेडिसिन होती हैं आप उसको अपने पास रखें और उसको प्रोवाइड करें टू द कम्युनिटी विदाउट डिले. एज वेल एज यू शुड ऑलवेज हैव इमरजेंसी सप्लाईज एट ऑल टाइम्स. हर समय आपके पास इमरजेंसी सप्लाईज होनी चाहिए. Next we'll talk about conduct of pharmacy. The conditions in a pharmacy should be as such that any avoidable risk या error या accidental contamination किसी भी चीज में, प्रिपरेशन में, डिस्पेंसिंग में या सप्लाई करना, मेडिसिन की सप्लाई करने में, ये जो सारी चीजें हैं दैट इज अवॉइडेबल रिस्क, एरर एंड एक्सीडेंटल कंटामिनेशन को रोका जा सके. मोreover, the appearance of the premise मतलब एरिया, the appearance of the premise should reflect the professional character of the pharmacy. Moreover, it should be clear to the public that the practice of pharmacy is carried out in this establishment. Next we will talk about handling of prescription. सबसे पहले जो भी कोई पेशेंट आता है वो अपने प्रिस्क्रिप्शन सीधा फार्मासिस्ट को पकड़ाता है, ठीक है. तब उसके बाद जाके फिर फार्मासिस्ट जो भी मेडिसिन होती है वो निकालता है, देन वो पेशेंट को बताता है कि कैसे उसको दवाई लेनी है और सारी चीजें, उसको जो भी पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं और सारा फार्मासिस्ट होता है वो पेशेंट को बताता है. तो यहाँ पे जो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है ये काफी डिटेल्ड टॉपिक है, इसके बारे में हम बात करते हैं. When a prescription is presented for dispensing, it should be received by a pharmacist without any discussion or comment over it regarding the merit and demerit of its therapeutic efficacy. जब भी पेशेंट आके आपको एक प्रिस्क्रिप्शन पकड़ाता है, आपको उसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहिए, आपको उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहिए कि अरे नहीं ये तो दवाई गलत लिखी है, अरे ये तो सारे डॉक्टर ऐसा करते हैं वैसा करते हैं. ये सारी चीजें आपके हक में नहीं है बोलने की. आप बस उससे कुछ भी आप उससे बात नहीं करेंगे, आप उसको ये नहीं बताएंगे कि आपको ये दवाई जो डॉक्टर ने लिखी है गलत है, ये सही है, या जो भी इशू है. अगर आपको लगता है कि जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है वो गलत है तो आप पेशेंट से बात नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट डॉक्टर से बात करेंगे कि आपको ये लगता है कि ये दवाई गलत है. Moreover, the pharmacist should not even show any expression on his face of alarm, of astonishment upon the receipt of a prescription. As such, things may cause anxiety in patient or their agents and may lose their faith on physician. अगर पेशेंट को कोई भी बीमारी है, आप उसको देख के, जैसे ही आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा उसमें सब चीजें लिखी होती हैं, आप अगर प्रिस्क्रिप्शन को देख के आप अलार्म होंगे या फिर आप भौचक्के रह जाएंगे, तो अगर आपके चेहरे पे ये सारी चीजें आ जाएंगी तो पेशेंट को पता चल जाएगा कि उसको, अगर पेशेंट को पता चलता है तो दो चार बातें हो सकती हैं. पेशेंट बुरा मान सकता है, पेशेंट एम्बैरस हो सकता है, पेशेंट को जबरदस्ती एंग्जाइटी होगी कि मेरे को ऐसी बीमारी है तो फिर मैं बाहर जा ही क्यों रहा हूँ, लोगों को दिखाई क्यों रहा हूँ. तो यहाँ पे एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपका ये काम है कि आप उसको बिल्कुल ही एज एक स्ट्रेट फेस के साथ, बिना कोई कमेंट करे, बिना कोई डिस्कशन करे, आप उस प्रिस्क्रिप्शन को लें, उसको देखिए, उसको पढ़ें और जो भी उसमें मेडिकेशंस लिखी हैं आप उसको डिस्पेंस करें. नेक्स्ट, जब भी आपको एक प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, अगर पेशेंट आपसे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको उसका जवाब बहुत ज्यादा कॉशन और केयर के साथ देना है. आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो डॉक्टर ने जानबूझकर पेशेंट को नहीं बताई, कहीं आप वो इंफॉर्मेशन पेशेंट को ना दे दें या फिर उसको कोई ऐसी चीज ना बोल दें जो पेशेंट को बुरा लग जाए या जो उसको पता ना हो या किसी भी तरीके से उसका माइंड को ऑल्टर कर दे. मोreover, आप बीइंग अ फार्मासिस्ट, आपके पास ये प्रिविलेज नहीं है कि आप कुछ
प्रिस्क्रिप्शन में ऐड कर सके, कुछ ओमिट कर सके, ओमिट करना मतलब हटाना, ऐड करना मतलब डालना, या सब्स्टिट्यूट कर सके मतलब कि उसको चेंज कर देना। अनलेस एंड अनटिल कि आप एज अ फार्मासिस्ट का ये काम है, आपके फार्मास्यूटिकल टेक्निक या आर्ट के अंदर ये चीज आती है, तब आप ये कर सकते हैं। अगर नहीं आती तो आप नहीं कर सकते। मोरओवर, अगर आपको किसी वजह से ऑल्टरेशन करना पड़ रहा है, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ये ऑल्टरेशन करना पड़ रहा है, तब आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो ड्रग आपके फिजिशियन ने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दी थी, उसका जो थेरेप्यूटिक वैल्यू है, उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है, जो ड्रग से आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उससे भी वही सेम एक्शन है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एनी ऑब्वियस एरर, अगर प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी ऑब्वियस एरर है जो कि किसी ओमिशन या इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से है, तो आपका काम है कि आप उस प्रिस्क्रिप्शन को दोबारा भेजें वापस, जो प्रिस्क्राइबर है, दैट इज जो डॉक्टर है या फिजिशियन है जिसने लिखा है, उसके पास आप दोबारा भेजें, सजेस्टिंग कि ये शायद गलती हो सकती है। जब आप ये भेज रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन वापसी, तब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरीके से जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, उसकी रेप्यूटेशन पे आप क्वेश्चन ना उठाएं। मोरओवर, इन मैटर ऑफ रीफिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन, जब आप प्रिस्क्रिप्शन को रीफिल कर रहे हैं, तब आपको ध्यान देना है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आपके उसी प्रिस्क्रिप्शन पे ही बेस्ड होनी चाहिए। आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज अगर है तो आप उसको हैम्पर नहीं करें, आप उसको इंक्लूड ना करें जब आप रिफिल कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन को। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स को किस तरीके से हैंडल करना है। All possible care should be taken to dispense a prescription correctly by weighing and measuring all the ingredients in correct proportion by the help of a scale and measures. Visual estimations must be avoided. जब भी आप एक मेडिसिन को डिस्पेंस कर रहे हैं, नाउ देयर आर केसेस जब आपको सिंपल एक लाइक 10 टैबलेट डिस्पेंस करनी, तो आपने सिंपली टैबलेट्स को काउंट करा 1 to 10 एंड देन आप उसको दे देते हैं। बट कोई ऐसा केस है जहां पे आपको मेडिकेशन को वे करके देना पड़ रहा है, तो आप उसको जब वे करेंगे तो आप उसको डायरेक्ट एक स्केल या वेइंग मशीन पे ही वे करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि जो विजुअल एस्टिमेशन है, आप अपनी आंखों से देख के ऐसे पता ना लगाएंगे ये तो 2 ग्राम हो गया है, ये 3 ग्राम हो गया है, ऐसा नहीं करेंगे आप बल्कि उसको स्केल या वेइंग स्केल पे मेजर करके ही डिस्पेंस करेंगे। मूविंग ऑन, always use drugs in medicinal preparation of standard quality available. He should never refill his prescription with spurious, substandard and unethical preparation. जब भी आप एक ड्रग को प्रिपेयर कर रहे हैं या जब भी आप एक ड्रग को प्रिपेयर कर रहे हैं, तब आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो भी आप ड्रग यूज कर रहे हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी की हो, वो स्पूरियस ना हो, वो सबस्टैंडर्ड ड्रग ना हो, वो या अनएथिकल प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए। Moreover, a pharmacist should be very judicious in dealing with drugs and medicinal preparation used for addiction or any other abusive purposes. ऐसी काफी सारी मेडिकेशंस होती हैं जो एडिक्शन या अब्यूज में अब्यूज करी जाती हैं। तो जब भी एक फार्मासिस्ट ऐसी मेडिकेशन को डिस्पेंस कर रहा है, तो उसको हमेशा अपना प्रिस्क्रिप्शन दोबारा से चेक करना चाहिए कि उसकी कितनी डोज है। जब वो प्रिस्क्रिप्शन को रिफिल करे, तब उसको हमेशा प्रिस्क्राइबर से पहले पूछना चाहिए कि क्या ये मेडिकेशन रिफिल करनी है। इन सारी चीजों का फार्मासिस्ट को ध्यान रखना होता है जब वो हैंडल करता है ड्रग्स को। The next is apprentice pharmacist. Apprentice का मतलब होता है जो सबऑर्डिनेट होता है या अंडर स्टडी बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है जो जूनियर होता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप इंटर्नशिप करने जाते हैं कहीं पे, किसी इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं, तो आप एक सुपीरियर के अंडर होते हैं, तो आप उस सुपीरियर के अप्रेंटिस हुए। While in charge of a dispensary, drug store or a hospital pharmacy where apprentice pharmacists are admitted for practical training, a pharmacist should see that the trainees are given full facility for their work so that on the completion of their training, जब उनकी training complete हो जाए, they have acquired sufficient technique and skills to make themselves dependable फार्मासिस्ट। जब एक फार्मासिस्ट आपके अंडर इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के लिए आ रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस फार्मासिस्ट को एक पूरी अच्छे से ट्रेनिंग दें, उसको सारी जो टेक्निक्स हैं वो सब कुछ बताएं, उसको जो स्किल्स आपके पास है वो आप उसे शेयर करें, ताकि आगे जाके वो फार्मासिस्ट एक डिपेंडेबल फार्मासिस्ट
बन सके. Moreover, no certificate or credentials should be granted unless the above criteria is attained and the recipient has proved himself worthy of the same. कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी क्रेडिट उसको तब तक नहीं देना चाहिए जब तक कि जो भी अप्रेंटिस है उसके पास वो सारे स्किल्स या टेक्निक उसने डेवलप नहीं कर ली है. Thank you so much for your patience. In the next part, we will talk about code of pharmaceutical ethics in relation to the trade of pharmacist, his profession, and as well as medical profession. Thank you.